गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लास 9 चैप्टर हम देख रहे हैं थर्ड और सेशन है हमारा सेकंड। फर्स्ट सेशन में अपन ने रासायनिक संयोजन के नियम के ऊपर डिस्कशंस किया था और देखा था कि रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। आज अपन शुरू कर रहे हैं इस सेशन में परमाणु द्रव्यमान। परमाणु में उपस्थित उसका द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। अलग अलग प्रकार के, जैसे डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर द्रव्यमान को निकालने की कोशिश की। पहले उन्होंने ऑक्सीजन को बेसिक माना था, लेकिन बाद में कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है उसको बेसिक मानकर उन्होंने कार्बन 12 के अनुसार किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाला है। एग्जाम्पल देखें, अगर जनरली अपन सबसे पहले डेफिनेशंस देखें इसकी, तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को अपन परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखें तो एक तरबूज है जिसका वेट है 12 किलो। अगर अपन उसके बराबर मात्रा में 12 स्लाइस करें तो एक स्लाइस जो होगा वो आपके 1 kg को निरूपित करेगा, यानी कि 12 किलो के तरबूज की 1 स्लाइस 1/12, 12 में से एक स्लाइस किसको निरूपित कर रही है? 1 kg को। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम कार्बन 12 के समस्थानिक को आधार मानकर 1/12वें भाग के अनुसार किसी अन्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अणु किसे कहते हैं? तत्व, यौगिक, आयन्स। इसके बारे में अपन परिभाषाएं देखेंगे। पहला है अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो आपस में किसी रासायनिक बंध से द्वारा अट्रैक्शन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ हो परंतु स्वतंत्र रूप से रह सकता हो। बहुत से परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन उन परमाणुओं का समूह जो अणु का निर्माण करता है और स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो क्या कहलाता है? आपके अणु कहलाता है। तत्व, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह आपके तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे प्रकृति में लगभग अभी 119 तत्व जो है वो आपके खोज हो चुके हैं। उसमें से 92 से 94 आपके प्राकृतिक है, बाकी जो है वो मानव निर्मित तत्व है। यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोजन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और निश्चित अनुपात में अगर संयोग करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे, निश्चित अनुपात में संयोग करके जो भी पदार्थ बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात है 1:2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 और ऑक्सीजन जो है वो आपका 1 अनुपात में संयोग करके क्या बनाता है? जल बनाता है। यदि अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपके रेशियो जो रहेगा वो नाइट्रोजन 1 अनुपात में और हाइड्रोजन जो है वो आपका 3 अनुपात में रहता है। और एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन का जो अनुपात है वो 1, ऑक्सीजन का अनुपात 1 और हाइड्रोजन का अनुपात जो है आपके क्या रहेगा? 1 रहेगा, यानी कि 1:2:1। जब कभी भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा इसमें रेशियो क्या रहेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:2:1। नेक्स्ट है आपका यौगिक के बाद देखें तो मिश्रण। तो ऐसे सारे पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोजन से मिलते हैं लेकिन कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आयन्स, धातु अधातु के आवेश युक्त कण क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। आवेश युक्त कण का मतलब उसके ऊपर चार्ज हो। आवेश जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जनरली धातुएं जो होती है वो सारी धनात्मक आयन बनाती है, जिन्हें की सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, फेरस प्लस, और जितनी भी अधातुएं होती है जैसे कि आप देखेंगे क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ये ऊपर प्लस और माइनस का जो चार्ज लग रहा है वो आपके आवेश को इंडिकेट करता है। सल्फाइड ले लें अपन, ये सारे आपके ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो धातुएं जितनी भी होती है वो धनात्मक आवेश बनाती है और अधातुएं जितनी भी होती है वो आपके ऋण आवेश का निर्माण करती है। अब अपन देख रहे हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, रासायनिक सूत्र क्यों लिखना चाहिए और इसके क्या नियम है, किस नियम को आधार मानकर अपन अलग अलग प्रकार के सूत्र का निर्माण करेंगे। सबसे पहले है क्यों लिखना चाहिए, तो यौगिक का उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण करना। जैसे कि मुझे ग्लूकोज लिखना है तो मैं C6H12O6 लिखूंगी, इजी रहेगा लिखने में। और प्रतीक का मतलब कार्बन जो है उसको मैं C से निरूपित कर रही हूँ, हाइड्रोजन को मैं H से निरूपित कर रही हूँ और ऑक्सीजन को है मैं O से निरूपित कर रही हूँ, ताकि लिखने में क्या रहे? आसानी रहे और यूनिवर्सल करने में भी थोड़ा सा क्या रहे? आसानी रहे। अब अपन देख रहे हैं इसके नियम क्या है। पहला,
आयन की संयोजकता और आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। संयोजकता क्या होती है? तो देख रहे हैं किसी तत्व की अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता या बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक जस्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ऑक्टोपस जो होता है उसकी 8 भुजाएं होती है, तो वो 8 चीजों को एक साथ पकड़ सकता है, यानी कि ऑक्टोपस के भुजाओं की संयोजकता कितनी हो गई? 8। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे 2 हाथ है, हम किसी एक तरफ इस व्यक्ति से और एक तरफ इस व्यक्ति से बॉन्ड बना सकते हैं, तो हमारी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो किसी अन्य तत्व के साथ में बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है या संयोग करके नवीन पदार्थ बनाता है, वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। या बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे अगर अपन थोड़ा सा फोकस करें तो जनरली मैं सोडियम का एग्जांपल लेती हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर मैं इसके बाह्यतम कक्ष की संख्या निकालूं तो 2, 8 और 1। ये आपको पता होगा कि 2n² से निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन भरने का कक्षक का जो क्रम होता है वो आपका निल्स बोर के द्वारा दिया गया था, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। 2, 8, 1। तो बाह्यतम कोश ये आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा कक्ष। तो बाह्यतम कोश का मतलब सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो क्या है? इसका तीसरा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? +1। फिर है रासायनिक सूत्र में धातु हमेशा पहले और अधातु हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखने योग्य है कि अगर मैं लिख रही हूँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख रही हूँ, सोडियम हमको पता है धातु है, क्लोरीन हमको पता है अधातु है, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी ClNa, ये आपका पूरी तरह से गलत फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स बने हुए हैं, इसमें हमेशा धातु पहले आएगा और अधातु बाद में आएगा। और आप देखिए अगर जल का भी देख लेते हैं जनरली तो हाइड्रोजन आपके धातु है और ये अधातु है। अमोनिया का देखें तो नेक्स्ट अगर अपन देखें इसका एग्जांपल देखना चाहे और तो मैं ले लेती हूँ MgCl2। मैग्नीशियम आपके धातु है और क्लोरीन आपके अधातु है। तीसरा इसका नियम है बहुपरमाणु आयनों में आयन की संख्या को कोष्टक में बाहर लिखा जाता है। जहाँ पे यहाँ पे मैग्नीशियम तो सिंगल है लेकिन ऋण आयन जो है वो आपका 2 है, तो इसको कोष्टक बना के कहाँ लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखना चाहें आप तो CHOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप देखेंगे कैल्शियम सिंगल है इसलिए इसके यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाए, लेकिन OH आयन जो है वो आपका डबल है इसलिए ब्रैकेट बना के उसके बाहर उसकी संख्या लिख दी जाती है। यदि सिंगल आयन है तो उसकी संख्या हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है NaOH। इस प्रकार से हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके दे रखे हैं, अपन उनको एक एक को समझेंगे। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो कि एक प्रकार का अम्ल है। इसका सूत्र अपन कैसे लिखेंगे? तो पहले दोनों तत्वों के अपन प्रतीक लिखेंगे। हाइड्रोजन को अपन H से निरूपित करते हैं, Cl अपन क्लोराइड को निरूपित करते हैं, दोनों के नीचे उनकी संयोजकता निकलेंगी। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। फिर दोनों को आपस में बैक क्रॉस करेंगे और कैंची गुना जिसको अपन कह सकते करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन को मुझे कितनी बार लिखना है? 1 बार। क्लोरीन का मुझे कितनी बार लिखना है? 1 बार। तो इसका सूत्र क्या हो गया? HCl। और सूत्र अगर इसका डिटेल में देखना चाहे, मैं आपको एक सूत्र डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ MgCl, मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, मुझे नहीं पता है क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों को लिखूंगी, मैग्नीशियम को H से और क्लोरीन को Cl से। अब मैं मैग्नीशियम की संयोजकता निकालूंगी। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2, 8 और 2। देखेंगे अब बाह्यतम कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है इसके? +2। तो मैंने इसके नीचे इसकी संयोजकता लिख दी। क्लोरीन के बारे में देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मैं निकालू तो 2, 8 और 7। 2, 8, 7 मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और हमको पता है कि बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। मतलब कि क्लोरीन में से ये 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो भी अष्टक पूर्ण होगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को हटाने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना
ऊर्जा के हिसाब से ज्यादा इजी रहता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, -1। हम क्रॉसिंग करेंगे तो मैग्नीशियम को मैं लिखूंगी 1 बार और क्लोरीन को मैं लिखूंगी 2 बार। ये आपका क्या बन गया, MgCl2। अब अपन देखेंगे सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सेम प्रोसेस, पहले मैं लिखूंगी Na, फिर मैं लिखूंगी Cl। मेरे को पता है सोडियम की संयोजकता +1 होती है और क्लोरीन की होती है -1। अभी मैंने आपको निकाल के बताई थी। क्रॉस करेंगे तो आपके क्या बनेगा, NaCl। क्वेश्चन आता है क्यों NaCl बनता है जबकि MgCl2 बनता है। तो आपको बताना है कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, अतः एक में अपन क्लोरीन 1 बार लिखेंगे और एक में क्लोरीन 2 बार लिखेंगे। एक और सूत्र को अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मेरा एल्यूमिनियम और ये है मेरा ऑक्सीजन का प्रतीक। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो 2, 8 और 3। देखेंगे अपन यहाँ पर 3 यानी कि एल्यूमिनियम बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की संयोजकता निकालो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16, 2, 8, 6। देखेंगे अपन इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 यानी कि 2 की क्या है, कमी है। तो अपन देखेंगे कितनी बार इसको लिखेंगे, देखेंगे Al को 2 बार और ऑक्सीजन को 3 बार, Al2O3। और इसको डिफाइन करना चाहे अपन तो देखते हैं, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देती हूँ इसको। देखेंगे हमने एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो मैं क्या करूंगी, 1 एल्यूमिनियम और लूंगी, उसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं एक ऑक्सीजन ले रही हूँ, देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है, 2 की कमी है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, एक तो मैंने ये दिया और एक मैंने ये दिया। देखेंगे इसका अष्टक पूर्ण, इसका अष्टक पूर्ण, फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। मैं एक ऑक्सीजन और ले रही हूँ, सेम प्रोसेस, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, 2 में इसको और दे देती हूँ। तो आप देखेंगे सूत्र क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम मैंने कितने लिए, 2, तो Al2, और ऑक्सीजन मैंने कितने लिए, 3, तो Al2O3। इस प्रकार अपन किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालकर उसकी संयोजकता निकाल लेंगे और दोनों की संयोजकता को आपस में बैक क्रॉस करेंगे और हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ये अपन ने सरल परमाणु के सूत्र पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में अपन बहु परमाणु कैसे लिखते हैं, उनके सूत्र किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से उनकी संयोजकता निकलेगी, उसके अपन डिस्कशंस करेंगे। हाँ, इस क्लास में आपको जो मैंने 2n² और संयोजकता कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपका पूरा नील्स बोर का पूरा एक मॉडल्स दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से ऑर्बिट में भरा जाता है और किस प्रकार से उनका ऊर्जा स्तर नियंत्रित होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे। आज की क्लास में अपन ने परमाणु द्रव्यमान, अणु, तत्व, यौगिक, आयन और रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम देखे और उन नियम के आधार पर अपन ने 3-4 एग्जाम्पल को भी डिस्कशंस किया। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।